नंबर 1 इंडिया न्यूज पर दिन भर की सबसे बड़ी खबरें देखिए सिर्फ रात 10 बजे शिवानी शर्मा के साथ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। नंबर 1 इंडिया न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की तरफ। दिल्ली एनसीआर में सर्दियों की आहट के साथ ही वायु प्रदूषण का लेवल भी तेजी से बढ़ा है। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत एनसीआर के शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर बेहद गिर गया है। इसके चलते लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे लोगों की भी बड़ी संख्या है जिन्हें अस्पतालों में एडमिट होना पड़ा है। मेदांता अस्पताल के चेस्ट सर्जरी इंस्टीट्यूट के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद कुमार ने भी इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होने के चलते लोगों की आंखों में जलन हो रही है, आंखें लाल हो जा रही हैं और अक्सर पानी बहता रहता है। इसके अलावा नाक में भी जलन हो रही है और होठों पर भी असर हो रहा है। उन्होंने कहा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है और हवा में धुएं का स्तर बढ़ गया है। डॉक्टर अरविंद कुमार ने कहा कि धुआं सीने में जा रहा है, जिसके चलते लोगों को जलन की समस्या पैदा हो रही है, फेफड़ों में भी लोगों को दिक्कत हो रही है। इसके अलावा लोगों का गला भी खराब हो रहा है। यदि आप अपनी जीभ को छुएंगे तो वहां भी आपको अजीब सा टेस्ट लगेगा। उन्होंने कहा कि यह प्रदूषित हवा फेफड़ों से होते हुए रक्त में पहुंचती है और फिर सिर से लेकर तलवे तक ये पहुंच जाती है। हम कह सकते हैं कि इस प्रदूषण से शरीर का हर अंग प्रभावित हो रहा है। और यही नहीं, मेदांता के डॉक्टर ने कहा कि बीते कुछ दिनों में प्रदूषण के चलते अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ आईसीयू में लोग चेस्ट इन्फेक्शन और निमोनिया से पीड़ित होकर भर्ती हो रहे हैं। यह सबूत है कि किस तरह से प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। चेस्ट इन्फेक्शन और निमोनिया से पीड़ित होकर आईसीयू में भर्ती होने वाले लोगों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि इससे दिमाग पर भी असर पड़ रहा है और बच्चों के चिड़चिड़े होने का खतरा है। वहीं बुजुर्ग लोगों में इसे पोल्यूशन के चलते स्ट्रोक का खतरा 10 गुना तक बढ़ सकता है। बिहार में तेल कंपनियों ने बुधवार का रेट लिस्ट जारी कर दिया। इसके मुताबिक राज्य के 8 जिलों में तेल के दाम में बदलाव किया गया है। कई जिलों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की गई है तो कई जिलों में डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए। राजधानी पटना में पेट्रोल डीजल के दाम मंगलवार की तुलना में बढ़ गए। आज पटना के साथ साथ कैमूर, सारण और औरंगाबाद में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई है। पटना में पेट्रोल की कीमत 50 पैसे तो डीजल के रेट में 47 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। राज्य के दूसरे प्रमुख शहर मुजफ्फरपुर में तेल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया। तेल के दाम में कमी की बात करें तो 4 जिलों में गिरावट देखी गई है। ये जिले हैं भोजपुर, रोहतास, समस्तीपुर और वैशाली। सबसे ज्यादा कमी रोहतास में हुई है, जहां पेट्रोल के दाम में 59 पैसे और डीजल की कीमत में 56 पैसे प्रति लीटर की गिरावट दर्ज की गई है। बिहार के 30 जिलों में तेल के दाम कल के स्तर पर स्थिर है। इनमें मुजफ्फरपुर के अलावा सिवान, पूर्णिया, नालंदा, मुंगेर, मधेपुरा, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, पूर्वी चंपारण आदि जिले शामिल हैं। इन जिलों में पेट्रोल डीजल के दाम कल के स्तर पर स्थिर हैं। इंदौर के लसूड़िया में कर्ज से परेशान महिला ने फांसी लगाकर जान दे दी। महिला के पति ने जब उसे फोन किया तो उसने फोन नहीं उठाया। जब पति ने घर की वीडियो रिकॉर्डिंग देखी तो उसे पत्नी के इस कदम की जानकारी लगी। इंदौर के लसूड़िया में कर्ज से परेशान एक महिला ने फांसी लगा ली। पति ने मोबाइल फोन पर घर में लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी और पड़ोसियों को घर भेजा, लेकिन तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। ये मामला स्कीम नगर 114 की कंचन विहार कॉलोनी का है। यहाँ करुणा शर्मा अपने पति उत्तम शर्मा के साथ रहती थी। लसूड़िया पुलिस ने करुणा के कमरे से सुसाइड नोट भी बरामद किया है। करुणा ने एक बीसी समूह में अपने परिचितों के लाखों रुपए लगा दिए थे, लेकिन पैसे लौटाए नहीं जा रहे हैं। परिचित पैसों के लिए दबाव बना रहे थे। करुणा पर पहले से ही कर्ज भी था, इस कारण वह परेशान रहने लगी थी। कुछ दिनों पहले पैसा वापस मांगने के लिए आए लोगों ने घर में भी तोड़फोड़ कर दी। इससे तंग आकर करुणा ने आत्महत्या कर ली। पति उत्तम ने दोपहर में फोन लगाया तो करुणा ने कॉल रिसीव नहीं किया। पति ने मोबाइल पर वीडियो रिकॉर्डिंग देखी तो करुणा फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी। उत्तम ने अपने आसपास के लोगों को फोन लगाकर इसकी जानकारी दी। पड़ोसी गेट का ताला तोड़कर भीतर घुसे और करुणा को फंदे से नीचे उतारा। साथ ही घर के सामने रहने वाली एक नर्स को बुलाया। नर्स ने नब्ज की जांच की और करुणा के दम तोड़ने की पुष्टि की। लसूड़िया पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। भारत और उत्तराखंड से लगे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर दुश्मन का आंख दिखाना अब संभव नहीं हो पाएगा। उत्तराखंड में चीन सीमाओं पर सुरक्षा के लिए तैनात उत्तराखंड सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के सीमांत जिलों में तैनात होने वाले हिम प्रहरियों को 5-5 हजार रुपए महीने का मानदेय देने का प्लान बनाया। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार सीमांत के जिलों में कुल 10,000 हिम प्रहरियों की तैनाती करने जा रही है।
केंद्र से वित्तीय सहायता पर सहमति मिलते ही सरकार योजना को लागू कर दी जाएगी। उत्तराखंड सरकार चीन नेपाल से सटे गांवों पर पलायन रोकथाम के लिए हिम प्रहरी योजना लागू करने की तैयारी कर रही है। गृह विभाग ने पिथौरागढ़, चंपावत, उत्तरकाशी, चमोली और यूएस नगर जिले के सीमांत से सटे ब्लॉकों में प्रस्तावित इस योजना का खाका तैयार कर लिया है। अपर सचिव रिद्धिम अग्रवाल ने बताया कि योजना पर प्रति माह 5 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान है। इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। केंद्र की अनुमति के बाद योजना लागू हो जाएगी। देश और उत्तराखंड पर चीन के नापाक इरादों पर नजर रखने को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किसी भी भारी आक्रमण को नाकाम करने को सीएम धामी ने उत्तराखंड के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके लिए बॉर्डर एरिया पर निगरानी और त्वरित एक्शन के लिए बॉर्डर पर रह रहे युवाओं को हिम प्रहरी योजना से जोड़ा जाएगा। और यही नहीं, सीमांत इलाकों में अवैध सुरक्षा के लिए रिटायर्ड सैन्य कर्मियों की मदद ली जाएगी। हिम प्रहरी योजना के तहत करीब 10,000 सेवानिवृत्त जवानों, पैरामिलिट्री से रिटायर्ड सैनिक सहित युवाओं को जोड़ा जाएगा। हिम प्रहरी योजनाओं से जुड़े लोगों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ये सभी हिम प्रहरी जरूरत पड़ने पर भारी आक्रमण की स्थिति में दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे सकेंगे। सरकार का मानना है कि इसके लिए प्रति माह 5 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। सीएम धामी ने केंद्र सरकार से मांग भी की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा समन जारी किए जाने के बाद प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो गई है। खबरें हैं कि बुधवार शाम को यूपीए विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता सीएम हेमंत सोरेन करेंगे। इस बैठक का आयोजन शाम 5 बजे से किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में सरकार में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद के विधायक शामिल हो सकते हैं। संभव है कि इस बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी शामिल होंगे। यूपीए विधायक दल की बैठक में ईडी द्वारा जारी समन को लेकर सरकार की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। वहीं चुनाव आयोग के लिफाफे पर राज्यपाल के हालिया बयान पर भी चर्चा हो सकती है। बुधवार सुबह ये खबर आई है कि प्रवर्तन निर्देशालय ने अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजा है। मुख्यमंत्री को 3 नवंबर को दिन के 11:30 बजे रांची स्थित ईडी के जोनल ऑफिस में बुलाया गया। इससे पहले खबरें आई थी कि ईडी ने रांची स्थित ईडी कार्यालय की सुरक्षा बढ़ाने की मांग को लेकर पुलिस मुख्यालय को पत्र भेजा था। इसकी एक कॉपी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को भी भेजा गया था। तभी से खबरें थी कि ईडी प्रदेश के किसी बड़े राजनीतिक शख्सियत को बुलाने की तैयारी में है। गौरतलब है कि सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से मिले कुछ अहम सुरागों के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के तलब किया है। इधर ईडी के इस कदम के बाद झारखंड में सियासी बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं। बीजेपी ने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देकर ईडी का सामना करना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सीएम को समझना होगा कि जनादेश लूट का लाइसेंस नहीं होता। लूट के पाप को वोट से कवर नहीं किया जा सकता। गोड्डा से लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि जब लालू यादव और मधु कोड़ा को ईडी और सीबीआई ने पकड़ा था तो केंद्र में उनकी ही सरकार थी, जब जांच पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। वहीं इस मामले में सत्ता पक्ष की ओर से कांग्रेस प्रवक्ता राजीव रंजन ने इस बदले की कार्रवाई बताते हुए कहा कि बीजेपी विपक्षी दल के नेताओं की छवि धूमिल करना चाहती है। ईडी क्या कार्रवाई कर रही है और क्या कार्रवाई करने वाली है, ये बीजेपी नेताओं के जरिए पब्लिक डोमेन में आ सकता है। राजीव रंजन ने कहा कि बीजेपी चोर दरवाजे से राजनीति करना चाहती है, जो कभी सफल नहीं होगा। ईडी ने 19 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध खनन के आरोपों में गिरफ्तार किया था। ईडी ने चार्जशीट में बताया था कि पंकज मिश्रा ने 42 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है। साथ ही ईडी ने चार्जशीट में बताया था कि प्रदेश में 1000 करोड़ रुपए से अधिक का अवैध खनन किया गया। फिलहाल पंकज मिश्रा न्यायिक हिरासत में और रिम्स में उनका इलाज चल रहा है। हाल ही में ईडी ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। उनसे पूछताछ में पता चला कि पंकज मिश्रा न्यायिक हिरासत में ही फोन के जरिए अधिकारियों के संपर्क में था। लोगों को धमकाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम का इस्तेमाल करता था। राजस्थान की पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने गहलोत गुट पर तीखा हमला बोला है। पायलट ने नाम लिए बिना कहा कि गहलोत समर्थकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई जरूरी है। सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग पर सीएम अशोक गहलोत ने माफी मांगी है। एआईसीसी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत जवाब मांगा है। कांग्रेस में नियम सभी के लिए बराबर है, शीघ्र निर्णय जरूरी है। हालांकि पायलट ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौर की तरफ माना जा रहा है। इन तीनों नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जवाब भी दे दिया गया, लेकिन कांग्रेस आला कमान फिलहाल असमंजस की स्थिति में है। सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन उसके पैरेलल एक बैठक हुई। मुझे लगता है कि इस मामले को जल्द ठीक करने के लिए कदम उठाने का वक्त आ गया है। पार्टी उस पर कार्रवाई करेगी। सचिन पायलट ने राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन की बात कर कहा
कि किसको क्या देना है, इसका निर्णय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी करती है। राजस्थान में चुनाव का समय बहुत कम बचा है, 13 महीने बचे हैं। जो कदम उठाने हैं, खासतौर पर CLP की मीटिंग, उसका निर्णय भी बहुत जल्द AICC लेगी। लेकिन चुनाव हमारे चल रहे हैं, आप मत भूलिए, महत्वपूर्ण चुनाव है। गुजरात से PM मोदी आते हैं, जबकि हिमाचल से JP नड्डा आते हैं। दोनों राज्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है, दोनों राज्यों में हम जीत हासिल करेंगे। सचिन पायलट ने कहा कि हमें उम्मीद थी PM मोदी मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि शायद इसलिए कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। बहुत उम्मीदें लोगों को थी, हम सब चाहते थे कि हमारी सरकार ने कई बार PM मोदी से आग्रह भी किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पायलट ने कहा कि PM मोदी ने ARCP पर भी दोबारा कुछ नहीं कहा। पहले जब PM आए थे, प्रदेश में चुनाव चल रहे थे, PM मोदी ने अपने मुंह से खुद कमेंट किया था कि ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे, वह भी नहीं किया। उसका हम सबको खेद है। मुझे उम्मीद थी कि इस बार कर देंगे, लेकिन ऐसा किया नहीं।